चलिए भाई, चलिए देख लीजिए। इसमें जहाँ तक करा दिया था उसके आगे अगली हेडिंग डाल लीजिए, स्थितिज ऊर्जा। थोड़ा सा टॉपिक बचा है, खत्म हो जाएगा अभी। स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा को जानते तो ही हैं। ऊर्जाओं की अगर बात करेंगे तो कार्य करने की जो क्षमता होती है, अभी कल ही परसों बताया कि उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती है। वैसे तो बहुत सी ऊर्जाएं हैं, गिन नहीं पाएंगे आप, ठीक है। ऊर्जाओं के मान को गिन नहीं पाएंगे, कितनी ऊर्जा है पता नहीं, हजारों की संख्या में ऊर्जाएं मिलेंगी। जिस चीज़ से रिलेटेड होगी उसकी ऊर्जा, जो घटना घटित हो रही हो, प्रकाश हो रहा है प्रकाश ऊर्जा, हवा हो रही है पवन ऊर्जा, जो कुछ भी ज्वार भाटा चल रहा है ज्वारीय ऊर्जा। यानी कहने का मतलब ऊर्जाएं इतनी हैं, जैसा सिस्टम चाहिए हो उसकी ऊर्जा, ठीक है। लेकिन अगर मुख्यतः बात करेंगे तो हर चीज़ में दो ही प्रोसीजर होते हैं, या तो वो वस्तु स्थिर अवस्था में होगी और या फिर वो वस्तु गतिमान अवस्था में होगी, यानी गतिशील अवस्था में होगी। अगर वो गतिशील अवस्था में है तो उसमें जो भी फॉर्म होगा ऊर्जा का, चाहे वो कोई भी फॉर्म हो, गति के कारण है अगर, ठीक है, तो उसको हम क्या कह देंगे, गतिज ऊर्जा कह देंगे। और अगर वो रुका हुआ है, उसकी रुकावट यानी उसकी विशेष स्थिति के कारण अगर उसमें कोई ऊर्जा आ रही है तो उसको हम क्या कह देते हैं, स्थितिज ऊर्जा कह देते हैं। यानी अगर परिभाषा आप लिखना चाहें तो स्थितिज ऊर्जा में आप लिख सकते हैं किसी कण की, किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा संचित होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से किसी पिंड में, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसको हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। ये आपकी दो ऊर्जाएं होंगी। फिर इसके बाद अगला आएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम, वो भी आप जानते ही हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, ऊष्मा संरक्षण का नियम कहते हैं। यही आपका क्या है, ऊष्मा संरक्षण का नियम है, ठीक है। इसके बाद अगर इसमें कुछ और आएगा तो लास्ट चीज़ बचती है संघट्ट यानी कोलिजन्स, ठीक है, संघट्ट यानी टक्कर, ठीक है, कोलिजन बचता है। तो कोलिजन का बहुत ज़्यादा नहीं कराना है यहाँ पर, बस खाली डेफिनेशन से काम चला देंगे आपका, ठीक है, बता के, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, हम बता देंगे आपको यहाँ, ठीक है। लिखाने से कोई मतलब है नहीं इन चीज़ों का। तो कोलिजन्स की बात होती है, आपको बताया भी है टक्कर। टक्कर का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी दो या दो से अधिक वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आए, चाहे वो फिजिकली आए चाहे वो किसी फोर्स के थ्रू आए, अगर कभी भी दो या दो से अधिक वस्तुएं या पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उसके बाद होता क्या है, संपर्क में आने के बाद क्या हो जाए, एक वस्तु की स्थिति या वेग के कारण दूसरे वस्तु की स्थिति या वेग में परिवर्तन हो जाए, या उनकी स्थिति या संवेगों में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो हम कह देंगे कि ये क्या हो गई है, टक्कर हो गई है, या कोलिजन हो गया है, या संघट्ट हो गया है। और आपको शायद एक बार बताया भी है कि इस प्रोसेस के लिए नॉर्मली कहा तो यही जाता है कि फिजिकल कांटेक्ट आवश्यक होता है। अगर टकराएंगे तो हमारा दिमाग यही कहता है कि ये टक्कर है, लेकिन अगर साइंटिफिक परिभाषा कही जाए तो वो ये कहता है कि अगर ये चीज़, समझ रहे हैं, अगर ये चीज़ इस पर अपना प्रभाव डाल रही, इसकी गति को प्रभावित करे, तो बात तो वही है, ये धक्का लगाए जाके, चाहे बिना धक्का लगाए ही अपनी तरफ आने नहीं दे रही, क्या है, फोर्स तो लग ही रहा है भाई, यानी इसकी गति, इसका वेग सब कुछ प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसकी वजह से, इसकी वजह से। कभी कभार कुछ घटनाएं ऐसी होती जो आपको पता नहीं चलती कि भाई क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए किसी ने क्या कर दिया, ठीक है, आपको मारा पीटा नहीं, लड़ाई झगड़ा हुआ, घर की बात है, मान लीजिए कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ, क्योंकि बाहर वालों से तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, बाहर वाला क्या कह के चला गया वो जाने, उसका काम जाने। फ़र्क कहाँ पड़ता है, फ़र्क घर के अंदर पड़ता है चीज़ों में, कि व्यक्ति ने क्या बोल दिया है, क्या कह दिया है, और वो शब्द क्या होते हैं, ठीक है, मार पीट लाठी डंडे
से ज़्यादा प्रभावी होते हैं। कभी कभार क्या होता है, मान लीजिए किसी ने आपको कोई शब्द बोल दिया, उसने आपको डांटा मारा, कुछ नहीं किया, आपको शब्द बोल दिया उसने कुछ, अब वो शब्द आपको अंदर से खाया जा रहा है, मार परेशान किए, ज़रा रात में सो नहीं पाया उसी की वजह से, कोई और, ठीक है, मार परेशान है, उलझन हो रही है, मार इरिटेट हो रहे हैं, तो क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से आप पर उसने प्रभाव डाल दिया। जबकि क्या हुआ, उसने आपको इतना कष्ट दे दिया, इतना कष्ट तो तब भी नहीं होता कि मार खड़े होकर कोई महफिल में गाली दे लेता, तब भी इतना कठिन काम नहीं लगता, या 2-3 झापड़ मार लेता, ज़रा तब भी इतना स्ट्रेस डिप्रेस नहीं हुए होते जितना आपने उन शब्दों से, ठीक है, अपने आप को डिप्रेस महसूस किया है। तो आप ये कह सकते हैं कभी कभार सिस्टम के ऑर्गन को पता नहीं चलता है कि कोलिजन हुआ है, ठीक है, यानी कहने का तो संघट्य हुआ है, लेकिन संघट्य होता है उसका इम्पैक्ट बहुत खतरनाक होता है। और यही चीज़ है कि अगर कोई वस्तु हम पर इम्पैक्ट डाल रही है, ठीक है, अगर हमारे शब्द आपको इम्पैक्ट डाल रहे हैं, आप पर, आपको प्रभावित कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में आपकी स्थितियों को, ठीक है, या सिस्टम को आपको परिवर्तित ही तो कर रहा है। तो सीधी सी बात कहेंगे, अगर कोलिजन्स की बात करेंगे तो कोलिजन्स का सिर्फ इतना मतलब होता है कि जब कोई 2 या 2 से अधिक कण एक दूसरे के संपर्क में आते हैं या नहीं भी आते हैं, लेकिन अगर एक की गति की वजह से दूसरे की गति प्रभावित हो रही है, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, जो भी है आपका संघट्य है या कोलिजन्स है, ठीक है। कोलिजन्स में होता क्या है, कोलिजन मुख्यतः 2-3 प्रकार के होते हैं। अगर डायमेंशंस के हिसाब से कहेंगे तो 1D, 1D का मतलब है बस ऐसे ऐसे सरल रेखा वाले, एक विमीय, ठीक है। कुछ होते हैं 2D, द्विविमीय। 2D का मतलब है फिक्स नहीं, इधर उधर से जा रहे हो, पता नहीं किधर से आके ठोक दिया, है ना। कभी तो ये पता चल रहा है कि सामने से आ रहा है, लड़ेंगे, आप जा रहे थे बड़े आराम से, सामने तो कोई दिख ही नहीं रहा था, पता नहीं किधर से आया, उड़ा के चला गया। तो कोलिजन्स का मतलब ये है, या तो ये होगी एक विमीय, ठीक है, या तो क्या होगी 2 डायमेंशनल होगी, द्विविमीय होगी, या तो आपका 3 डायमेंशनल होगी। इस तरह की कोलिजन्स होंगी। फिर उसके बाद एनर्जी के आधार पर आप कहते हैं प्रत्यास्थ संघट्य और अप्रत्यास्थ संघट्य, यानी इलास्टिक कोलिजन्स और नॉन इलास्टिक कोलिजन्स। इलास्टिक का मतलब होता है, यानी प्रत्यास्थ का मतलब होता है कि जिस टक्कर में ऊर्जा की हानि ना हो, जैसे टक्कर हुई, और देखिए संवेग तो टक्कर में वैसे भी संरक्षित रहता है, ध्यान दीजिएगा। संवेग के आधार पर हम डिफाइन नहीं करते हैं कि प्रत्यास्थ है कि अप्रत्यास्थ है। अगर टक्कर हुई है तो सीधी बात है, आपको कल ही बताया था, फ़ोन गिरने वाला एग्जांपल बताया था मोमेंटम का, कि अगर टकराया है तो भैया संवेग तो संरक्षित रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि संवेग आपका वही है तो प्रत्यास्थ हो गई या अप्रत्यास्थ हो गई। संवेग अगर 2 चीज़ें हैं, अगर इसका वेग m1 है, सॉरी द्रव्यमान m1 है और वेग v1 है, इसका द्रव्यमान कितना है m2 है और वेग कितना है v2 है, अगर ये दोनों आपस में संयोग करेंगी, ठीक है, तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि इसका संवेग कितना m1 v1, इसका संवेग कितना m2 v2, यानी m1 v1 प्लस m2 v2, इनको जोड़ा जाए, इसके बाद जो कुछ भी घटना होगी, जो भी संवेग जनरेट होगा, वो इसी संवेग के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। संवेग संरक्षण का नियम है। ये तो टक्कर चाहे प्रत्यास्थ हो चाहे अप्रत्यास्थ हो, हर जगह पर लगना है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपकी टक्कर क्या है, प्रत्यास्थ है तो ये लगेगा संवेग संरक्षण, अप्रत्यास्थ है तो नहीं लगेगा। अब प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ को डिफाइन कौन करता है, ऊर्जा। अगर टक्कर के पहले ऊर्जा और टक्कर के बाद ऊर्जा में कोई परिवर्तन आया है, समझ रहे हैं, अगर टक्कर के पहले और टक्कर के बाद की ऊर्जाओं में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन आया है, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, ठीक है, अप्रत्यास्थ टक्करें हैं, नॉन इलास्टिक कोलिजन्स हैं। और अगर क्या हो गया है, ठीक है, टक्कर की ऊर्जा जितनी पहले थी उतनी ही टकराने के बाद में है, मतलब ऊर्जा में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया है, तो हम कह देंगे कि वो क्या है, इलास्टिक कोलिजन्स है, यानी प्रत्यास्थ टक्करें। सामान्यतः ये कहा जाता है कि सभी टक्करें अप्रत्यास्थ ही होती हैं। कैसे? क्योंकि जब भी हम टक्कर कराएंगे तो जो हमारे दिमाग में जनरेट होता है ना, जब भी अगर हम टक्कर कराएंगे तो टक्कर कराने का मतलब क्या है, ये दोनों जा रहे हैं, ठीक है, इससे लड़े,
जान पाओगे? आप आगे जा रहे थे, पीछे धड़ाम से आवाज़ आई एकदम, तो दड़बड़ा के देखोगे घूम फिर के, क्या हो गया, देखा कोई फैला पड़ा है। यानी कहने का मतलब है आप, ठीक है, फैला पड़ा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो अगर कैसे जान पाए आप, क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी वहाँ से रिलीज हुई, किस फॉर्म में? आवाज़ के फॉर्म में, ध्वनि के फॉर्म में, और आप तक पहुँची है। तो अगर अब आप देखेंगे कोलिजन की बात, तो कैसा हो गया? नॉन इलास्टिक हो गया। क्यों? क्योंकि भैया आवाज़ आपके कानों में आई है। अब ऐसा तो नहीं जब वो उठ जाएंगे तो आवाज़ कानों से निकल जाएगी वापस, ठीक है। यानी आवाज़ आ चुकी है, मतलब कहने का है कि कुछ ऊर्जा ध्वनि के रूप में जा चुकी है, तो उतनी ऊर्जा तो नहीं रह पाएगी। गेंद आप फेंको, कई बार एग्जाम्पल, इससे बेहतर एग्जाम्पल मिलते नहीं। गेंद आप डालोगे, वो वापस नहीं आती यहाँ तक। क्यों? क्योंकि ऊर्जा ही तो कुछ ना कुछ लॉस हो जाती है। कब क्यों लॉस होती है? क्योंकि नीचे क्या है, कोई ना कोई सरफेस है, ऊपर से जाएगा तो टकराएगा, कुछ पट पटाख की आवाज़ आती है। वो आवाज़ निकलेगी कहाँ से भैया? वो है तो ऊर्जा तो सेम है, ऐसा तो नहीं है कि टकराए हैं, कोई बात नहीं, चलो हम और ऊर्जा ले लेंगे। कहाँ से ले लोगे भाई? ऊर्जा का कोई खान तो है नहीं, कोई भंडार तो है नहीं ऊर्जा का। ऊर्जा फिक्स है, बस एक रूप से दूसरे रूप में, दूसरे रूप से तीसरे रूप में, इस तरह से ऊर्जा का केवल ट्रांसफ़र होता रहता है। तो ये आपका कोलिजन का सिस्टम हो गया कि प्रत्यास्थ कोलिजन और अप्रत्यास्थ कोलिजन, ठीक है। बस इतना सा चैप्टर में है जो आपको थोड़ा बहुत लिखना है। क्या लिखा है? कुछ हेडिंग डाली, इसलिए लिखिए, किसी भी वस्तु या पिंड में, किसी भी वस्तु या पिंड में उसकी विशेष स्थिति के कारण, उसकी विशेष स्थिति के कारण जो उसकी विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा उसकी विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे, जो ऊर्जा संचित होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब अगली हेडिंग लिख लीजिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगली हेडिंग है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो लिख लीजिए, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे ही ऊष्मा संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है। अब हेडिंग डाल लीजिए अगली, संघट्ट यानी कोलिजन। संघट्ट, ठीक है, यानी कोलिजन। तो लिखिए, दो या दो से अधिक वस्तुओं के मध्य दो या दो से अधिक
वस्तुओं के मध्य होने वाली वह घटना जिससे वस्तुओं में आपेक्षिक वेग या उनके पथ में परिवर्तन हो जाए, संघट्य कहलाती है। परिवर्तन हो जाए संघट्य कहलाती है। ठीक है, बाकी इसमें क्या था, वही इलास्टिक नॉन इलास्टिक, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसको नहीं करा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि थ्योरी की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पूछे पाछे जाते नहीं, कोई मतलब नहीं, खाली टाइम इनका वो करने का। बता तो आपको हमने दिया ये सारा का सारा। ठीक है, जितना भी है, देखिए मेन चीज़ है जानना, कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं कुछ छूट रहा है, हम जान रहे हैं कि नहीं जान रहे। लिखना कोई अनिवार्य चीज़ नहीं होती, क्योंकि लिखना वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर है जो हम पूछी जा रही है बार बार, या कुछ है कोलिजन्स हम थोड़ा सा और समझा दे रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोलिजन्स का मतलब ये है कि एक कण यहाँ से आ रहा है, ठीक है, एक कण यहाँ से आ रहा है। अब अगर इनके द्रव्यमानों की बात करेंगे तो इसका द्रव्यमान क्या है, m1 है, और इसका द्रव्यमान कितना है, m2 है। वेग की बात करेंगे, इधर जा रहा है v1 वेग से, और ये इधर आ रहा है v2 वेग से। अब जब एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो कोई ना कोई समय तो ऐसा आएगा कि टकराएंगे। तो पहले टक्कर के पहले की घटना देख लेते हैं, क्या करते हैं, टक्कर के पहले क्या है। तो अगर हम टक्कर के पहले देख लें, टक्कर के पहले, ठीक है, तो टक्कर के पहले इसका द्रव्यमान कितना है, v1, उसका m2 v2। अगर संवेग की बात करेंगे हम, तो इसका संवेग कितना, m1 v1, उसका संवेग कितना, ये है क्या, एक होल बॉडी की तरह ट्रीट कर सकते हैं इसको हम, क्योंकि भाई एक ही बॉडी की तरह तो ट्रीट होगा ही, क्योंकि जो भी घटना हो रही है वो क्या है, एक ही वस्तु की तरह ट्रीट होगी। तो इनका संवेग क्या होगा, दोनों के संवेग के बराबर होगा, जोड़ दिया। ये क्या है, टक्कर के पहले है। ऊर्जा की बात करेंगे तो भैया द्रव्यमान m1, वेग कितना है v1, तो इसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर हो जाएगी। दूसरे वाले की हाफ m2 v2 स्क्वायर आएगी। फिर बात वही है कि क्या है, एक सिस्टम है पूरा का पूरा, तो क्या होगी ये, यानी टक्कर के पहले की घटना ये है कि इसका संवेग ये आएगा और ऊर्जा क्या आएगी, ये आएगी। अब उसके बाद चेक करेंगे टक्कर के बाद कि भाई टक्कर के बाद क्या हो रहा है। तो अगर हम टक्कर के बाद की घटना देखेंगे, टक्कर के जब ये टकराएंगे, तो अगर टकराएंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा, या तो ये होगा, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ठीक है, या तो ये हो सकता है कि ये दोनों आए हैं और एक बॉडी के रूप में, देखिए ध्यान से, इधर था, आए, किसी तरफ को वेग ज़्यादा था तो ये एक बॉडी बन के उसी तरफ जाने लगे। आप समझ रहे हैं हमारी बात, या तो इधर जाने लगे, मतलब एज अ, ठीक है, कह सकते हैं वन बॉडी हो गए। यानी अब लग रहा है दो वस्तुएं नहीं है, अब केवल क्या है, एक वस्तु है जो या तो इधर जा रही है या तो इधर जा रही है। अगर ऐसी घटना है तो द्रव्यमान कितना हो गया, m1 + m2 हो गया। किसी ना किसी वेग से तो जा रहे होंगे, v3 से जा रहे होंगे, v4 से जा रहे होंगे। तो अगर संवेग की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा टक्कर के बाद, m1 + m2 × v, जो कुछ भी है। ऊर्जाओं की बात करेंगे तो भैया द्रव्यमान कितना आ जाएगा, हाफ m1 + m2, जो भी आएगा v आपका v² हो जाएगा। इसी तरह से और घटनाएं हो सकती हैं, और घटनाएं ये हो सकती हैं कि हो सकता है जब इनकी टक्कर हुई हो,
टक्कर के पश्चात ये इधर भाग लिया हो, ये इधर भाग लिया हो, और जब टकराएंगे तो इसकी क्या गारंटी है? तो हो सकता है या तो ये इधर की तरफ चलने लगा हो या ये इधर की तरफ चलने लगा हो। ये मान लो V3 से चलने लगा, ये V4 से चलने लगा, तो इसका संवेग क्या हो जाएगा? माइनस का m/v हो जाएगा। ये डायरेक्शन पलट गई, इसका इधर की तरफ हो जाएगा, लेकिन कुल संवेग क्या आएगा? उतना ही तो आएगा। ठीक है। उसके बाद या तो ये घटना हो सकती है, ये इधर से आया, ये इधर से आया, दोनों टकराए और टकरा कर रुक गए। ठीक है, यानी वेग कितना हो गया? 0। तो अब संवेग क्या आएगा? m1 + m2 × 0, मतलब संवेग क्या हो गया? 0 हो गया। तो पहले के संवेग बाद के संवेग को क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे, यानी संवेग संरक्षण का नियम हमको हमेशा लगाना है। जा रहा था, टक्कर हुई, टुकड़े हो गए, जितनी घटनाएं सारी देख लेते हैं। जा रहे थे, टक्कर हुई, कैप खुल गए इनके। अब ये क्या हो गई? खुद 2 बॉडी हो गई, ये खुद 2 बॉडी हो गई। इसका जो m1 था वो m1 m2 में कन्वर्ट हो गया होगा, या x y मान लो, कुछ x और y में कन्वर्ट हो गया होगा। किसी वेग से x जा रहा होगा, किसी वेग से y जा रहा होगा। इन दोनों के द्रव्यमानों का गुणनफल इसका संवेग, मान लो ये a और b में टूट गया, a इंटू जो भी वेग से जा रहा है, b इंटू जो भी वेग से जा रहा है, इन दोनों का योगफल क्या होगा? इसका संवेग। दोनों को जोड़ेंगे, कुल संवेग। समझ रहे हैं? तो यानी पहले क्या था? ये 2 हिस्से हैं, अब क्या हो जाएंगे? 4 हिस्से हो जाएंगे। तो चारों के द्रव्यमान अलग अलग, चारों के वेग अलग अलग, उन चारों के वेग और द्रव्यमानों का गुणनफल करेंगे, फिर योग करेंगे, तो किसके बराबर आना चाहिए? इसके बराबर आना चाहिए। यही संवेग संरक्षण का नियम है। क्लियर है? ये आपका क्या है? संवेग संरक्षण का नियम। यानी कोलिजन्स थ्योरी में संवेग संरक्षण का नियम तो अनिवार्य रूप से लगता है। ठीक है। द्रव्य ऊर्जा संरक्षण का नियम लगेगा कि नहीं लगेगा, ये डिपेंड करता है कि किस तरह की टक्कर है। अगर टक्कर पूरी तरह से प्रत्यास्थ है, अगर टक्कर कैसी है? पूरी तरह से प्रत्यास्थ है, तो क्या लगेगा? ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम लगेगा। अगर टक्कर पूरी तरह से प्रत्यास्थ नहीं है, तो फिर क्या होगा? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत नहीं लगेगा। क्लियर है? ये चैप्टर आपका पूरी तरह से खत्म हो गया। अब इसके बाद अगर बात करते हैं तो आपका जो अगला चैप्टर है, ठीक है, वो है